हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिटरमिनेंट्स के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। डिटरमिनेंट्स के टॉपिक्स में हमने पहला वीडियो डाल दिया है जिसमें हमने आपको डिटरमिनेंट्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, बेसिक्स बताया था उसमें। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और जानते हैं कि डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं कि डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती क्या है। देखिएगा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, मैं डिटरमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में DET लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा डिटरमिनेंट लिखा हूं। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम if row and columns are interchanged। देखिए क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि जो डिटरमिनेंट है, जो दिया गया डिटरमिनेंट्स होगा, उसकी जो वैल्यू है वो बराबर रहेगी, यानी कि सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। विल रिमेन सेम, अनचेंज, यानी कि इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यदि क्या कर दिया जाए, उनकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो। चलिए देखते हैं कैसे। देखिएगा मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट डेल्टा के फॉर्म में हमने लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक, देखिए ये कौन सी है, हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 एंड दैट इज कॉलम 3। तो ये कह रहे हैं कि आप रोज और कॉलम्स को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो चलिए देखते समझते कैसे इंटरचेंज करना है। इसका कहने का मतलब ये है कि रो 1 को आप C1 लिख दीजिए, C1 को आप रो 1 लिख दीजिए, रो 2 को आप C2 लिख दीजिए, C2 को आप रो 2 लिख दीजिए, और C3 को आप R3 लिख दीजिए और R3 को आप C3 लिख दीजिए। यानी कि जितनी भी लेटी हुई लाइन से उनको खड़ा कर देना और जितनी भी खड़ी हुई लाइन से उनको लिटा देना। देखिए कैसे, तो इसको डिनोट किस प्रकार से किया जाता है, इसको डेल्टा डैश के रूप में डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे। ओके, तो हमने डेल्टा डैश बना लिया। इसको लिखेंगे कैसे, इसको उठाया यहाँ लाए, यानी कि A1 अब क्या हो जाएगा, ऐसे पहुँच जाएगा। इसका मतलब A1 B1 C1, इसको उठाया इसको लाए, यानी कि A2 B2 C2। सिमिलरली इसको लाएंगे तो ये कौन सी कॉलम, ये कौन सी रो थी, R थी, तो ये काहे में जाएगी, C3 में जाएगी, यानी कि कॉलम 3 में जाएगी। तो ये हो जाएगा A3 B3 और C3। ये हमारा डेल्टा डैश बनकर तैयार है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक एप्लीकेशन के द्वारा हम मतलब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसको देखते हैं कि ये जो थ्योरम कह रही है असल में ऐसा है भी या नहीं है। चलिए हमने यहाँ पर एक डिटरमिनेंट ले लिया है, हम इसकी वैल्यू को एवेल्यूट करते हैं और फाइंड करते हैं, यानी कि इसका एक्सपेंशन करके फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज करें, इसका फिर क्या करेंगे, इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी 1 का यूज करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे कि क्या आ रहा है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1 को लिया तो 1 के आमने सामने वाली की हमने सारी रोज और कॉलम्स को बंद कर दिया। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी डिटरमिनेंट की पहली वीडियो को देखिए, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये हो जाएगा 6 2 5 1, फिर बीच में हम माइनस लेते हैं, ये आ जाएगा 0 और 0 के आमने सामने की सारी लाइन खत्म कर देंगे। ये हो जाएगा 4 3 5 1, फिर उसके बाद हम लेंगे 3 को, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और इसके रो सारे इसका आमने और सामने की लाइन्स खत्म कर दी तो बचेगा 4 3 6 2। ओके, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये डेल्टा जो हमारे पास वो आ जाएगा 1 ब्रैकेट के अंदर, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 1 6 माइनस 5 2 10। इसकी कोई भी वैल्यू निकालिए आप, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। इसके बाद इसका करेंगे 4 2 8 माइनस 6 3 18।
कितना बनेगा ये डेल्टा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4, ये 0 है इसको हटा दिया, यहाँ पर बचेगा माइनस का 10 यानी कि माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस 34। इसका मतलब हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू आई है वो डेल्टा की वैल्यू आई है माइनस 34। ओके, अब जब हम इसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी 1 का यूज़ करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इसकी वैल्यू निकली माइनस 34। ओके, अब क्या करना है हमको, इसका इसमें प्रॉपर्टी 1 का यूज़ करना है, यानी कि इसका डैश निकालना है। डैश निकाला, क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे यानी कि 103, इसको दूसरे वाले को ऐसे लिखेंगे 4 6 5 और इसको लिखेंगे 3 2 1, लिख दिया। अब जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश 1 ब्रैकेट मॉडुलस के अंदर हो जाएगा 6 2 5 1, फिर आ जाएगा माइनस का 4 0 3 2 1, फिर आ जाएगा 3 0 6 3 5, देख लीजिए, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा डेल्टा डैश इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 0 माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 3 0 माइनस 6 3 सा 18। सॉल्व कर लीजिए, ये बचेगा माइनस का 4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6 प्लस ये हो जाएगा 3 6 माइनस का 18। क्लियर, यहाँ पर बचेगा माइनस 4 6 4 सा 24 प्लस का 24 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 54 हो जाएगा। ओके, अच्छा, माइनस और माइनस, माइनस प्लस माइनस यानी यहाँ पर बचेगा प्लस का 20 माइनस का 54, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 34, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा डैश है वो माइनस का 34 आ रहा है। इसका मतलब प्रॉपर्टी जो 1 कहती है वो बिल्कुल सही कहती है। क्या कहती है प्रॉपर्टी 1? प्रॉपर्टी 1 कहती है कि अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो उनकी जो वैल्यू है यानी कि उस एक्सपेंशन जो है उसका वो अनचेंज रहेगा। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर भी माइनस 34 है और उसका डैश निकालने के बाद भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 34 आ रही है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिटेन सेम with negative sign if any two rows or columns are changed। यानी कि कहने का मतलब है ये चेंज का मतलब इंटरचेंज हो रही है, यानी कि आपस में बदल रही है। ओके, चलिए कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जो है वो सेम रहेगी लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा। कब? जब किसी दो रो या किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। चलिए समझते हैं, जरा देखते हैं ऐसा कैसे, क्या है इनका कहने का मतलब। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेल्टा एक डिटरमिनेंट है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है। तो मान लीजिए जब हमारी दूसरी डिटरमिनेंट जो निकलेगी, हम कोई भी दूसरी डिटरमिनेंट मतलब इसकी हम जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी किसके, देखिएगा कैसे वैल्यू। मान लीजिए कि ये जो कॉलम नंबर 1 लिखा हुआ है ना और ये कॉलम नंबर 3 लिखा है, इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं आगे पीछे। तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3, बीच वाला वैसे ही का वैसे ही रहा,
और ये देखिए किन्हीं दो को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो साइन जो है वो नेगेटिव का आ जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम यही दो को चेंज करें, हम C1 C2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, C2 C3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो1 रो2 को कर दें, रो2 रो3 को कर दें, रो3 रो1 को कर दें, कोई भी कर दें, लेकिन जो भी आप प्रोसेस करें वो केवल एक बार करें, है ना। आप ऐसा नहीं कि आपने C1 और C3 को चेंज किया एक ही बार में, और फिर उसके बाद C3 और C2 को एक बार में चेंज कर दिया, तो फिर माइनस का साइन नहीं आएगा, फिर प्लस हो जाएगा। उसका कारण ये है कि जब आप दोबारा से एक बार चेंज करेंगे ना, तो माइनस फिर से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो एक बार के लिए, कि मतलब आपने एक बार क्या किया, C1 को आपने C3 लिख दिया और C3 को आपने C1 के फॉर्म में लिख दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको भी एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। अब थोड़ा तेजी से करेंगे इसको, देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 लिया हमने, इसके सामने की खत्म हो जाएगी, ये बचेगा 0 और माइनस 3 2 जा 6, माइनस का 1 लेंगे, ये खत्म, 3 और माइनस 4। आप लोग ऐसे मत करिएगा जल्दी, इतने जल्दी, हम आपको जल्दी कर दे रहे हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, आप वही उसी प्रोसेस से करिएगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा +0, यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है हमारे पास, माइनस का 6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू -5, माइनस की 5 वैल्यू आ रही है, ओके। अब क्या कह रहे हैं कि किन्हीं दो को आप चेंज कर दीजिए, चलिए वही करते हैं कि इसको यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं, ओके, या किसी और को कह दो आप, जिसको आप कहें हम वो लिख दें। मान लो हम रो को चेंज कर लेते हैं, ओके। मान लीजिए हमने रो को चेंज कर दिया, इसको यहाँ ले गए, ये हो जाता है 3 0 2 1 1 0 2 3 1। मैंने क्या किया है कि रो1 को रो2 लिख दिया और रो2 को रो1 लिख दिया ऐसे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 - 0 प्लस 2, इसको और इसको लिख दिया, तो देखिए ये हो जाएगा 3 और माइनस का 2, क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 बचेगा, ये प्लस का 1 और ये 0 खत्म हो चुका है, तो 2 1 जा 2 यानी कि 5 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही थी -5, और जब आपने आपस में इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया कि नहीं, 2 रो या 2 कॉलम्स को, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, +5 आ रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सेकंड वाला क्या कह रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद समझते हैं थर्ड वाली को। चलिए तीसरी वाली डिटर्मिनेंट पर चलते हैं। तीसरी डिटर्मिनेंट क्या कह रही है, तीसरा वाला मतलब प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, तीसरी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ एनी रो और कॉलम इज 0। क्या कहते हैं ये कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी यदि कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम क्या हो, 0 हो जाए। चलिए देखते हैं क्या कहने का मतलब है इनका। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ये A1 B1 0, A2 B2 0, A3 B3 0, ओके। क्या कहने का मतलब है इनका कहने का मतलब ये है कि आपने क्या मैं कह रहा हूँ, आपने डिटर्मिनेंट को लिखा, 3/3 की डिटर्मिनेंट को लिखा। इस डिटर्मिनेंट में आप अगर C3 को देखें तो ये पूरी जो C3 है ये कंप्लीटली 0 है। तो ये कह रहे हैं आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसको एक न्यूमेरिकल के द्वारा। यहीं पर ऐसा ही ले लेते हैं हमने मान लीजिए डेल्टा बराबर ले लिया, इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, इसी डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए आपने A1 लिया,
ब्रैकेट के अंदर ये और ये खत्म, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर माइनस b1 लगाया ये और ये खत्म, तो ये 0 माइनस 0, अब फिर 0 लेंगे तो सब 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बराबर कितना आ गया 0, है ना। और चाहे आप कॉलम भी ले लेते ना तो सब 0 0 0 तब भी हो रहे थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इसका मतलब उसकी पूरी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? ये कहती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल be 0 if 2 rows or column are same। ये कहते हैं कि कोई भी दो रो हो या कोई भी दो कॉलम हो, अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलिए देखते हैं ऐसा है भी कि नहीं है। देखिए देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो जो C1 है और जो C3 है ये आपस में बराबर है, यानी कि C1 और C3 आपस में क्या है बराबर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसा ये कह रहा है। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। चलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये लिखा हुआ है 1 3 4 6 2 9 या 6 2 1 ले लो, और ये लिख दिया 1 3 4। मैंने यहाँ रो ले लिए, यहाँ पर कॉलम में बता दिया था, यहाँ पर मैंने रो ले लिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो दो रो जो हैं वो आपस में क्या है सेम है, इसका मतलब इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनकी वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर। करते हैं जरा, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप उसी तरह से सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने ये पहली वाली रो को लेकर एवेल्यूट करना है। पहला 1 ले लिया, ये खत्म ये खत्म, 4 2 8 माइनस 3, यहाँ पर माइनस का 3 लेंगे ये और ये खत्म, 6 4 24 और माइनस का 1, फिर प्लस का 4 ले लेना है, ये और ये लेंगे, 6 3 18 और माइनस का 2। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको कर लीजिए, उसके बाद देखिए आगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 बन जा 5, यहाँ पर बचेगा 23 यानी कि माइनस 23 इंटू 3, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 इंटू 16। ओके, माइनस करते हैं, 3 3 9 3 2 6। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 24, 6 4 24, कैरी लगी 2 4 5 6 64 प्लस 64 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 69 और माइनस का 69 कितना हो गया 0। क्या आ रही है इसकी वैल्यू 0? इसका मतलब ये जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है वो बिल्कुल सही है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो रो ले लीजिए या फिर कोई भी दो कॉलम ले लीजिए, अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, तो हम उसकी वैल्यू कितने के बराबर लिख सकते हैं 0 के बराबर लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। इनको नोट करते चलिए, इनका बहुत बड़ा यूज़ है। जब हम बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करती है उस समय पर हमारे लिए। चलिए मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, चलिए देखते हैं। ये कहती है इफ एनी नंबर multiply all elements of any row or column, then the value of
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विद डिटर्मिनेंट। चलिए समझिए क्या है ये टेक्निकल लैंग्वेज जो लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा क्लासिफाइड करते हैं, समझते हैं कि बहुत ये कहना क्या चाहते हैं। देखिएगा ये कह रही है मैट्रिक्स कि मान लीजिए किसी भी डिटर्मिनेंट के कॉलम या रो में सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी भी एक को लेकर उसमें किसी नंबर का प्रोडक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मान लीजिए हमने इसमें रो 2 में K का प्रोडक्ट कर दिया यहां पर, ठीक। तो कहते हैं इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में बराबर होगी किसके, इस पूरी डिटर्मिनेंट के वैल्यू जो आएगी उसमें आप K का प्रोडक्ट कर देंगे, उसके बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये ऐसे कुल मिला के अगर मैं कोई बात कहूं तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक सिंगल रो या किसी सिंगल एक कॉलम से अगर कोई भी एलिमेंट हमको कॉमन लेना है तो वो इजीली हम उसके बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप समझे तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है जैसे कि मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है हमारे पास। हम ऐसा कर सकते हैं इसमें, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इस पूरे कॉलम में 3 कॉमन हो रहा है, यानी कि हम 3 को इसमें से कॉमन कर सकते हैं, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं इजीली। वैसे ही हम यहाँ पर 2 को देख सकते हैं, तो यहाँ से 2 भी कॉमन है, 2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन हो रहा है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर C3 से कॉमन ले लिया है, किसको, टेकिंग थ्री एज कॉमन फ्रॉम C3, ऐसा आप बता दीजिए तो इजी रहेगा थोड़ा सा। हमने क्या किया है, 3 को कॉमन लिया है, टेकिंग C एज कॉमन फ्रॉम C3 से हमने 3 को कॉमन ले लिया। जैसे कि इसने किया था, इसने कॉलम से रो से क्या किया था, K को कॉमन ले लिया था। हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, हम पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर 3 को ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 4, 3 कॉमन हो गया तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 ही बचेगा। समझ में आया, ये चीज़ है इसमें, समझ में, ये चीज़ वो कहना चाहते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं कहना चाहूँ तो एक प्रॉपर्टी, एक इसके अलावा ये छठी भी बन सकती है, लेकिन मैं आपको 6th प्रॉपर्टी जानबूझ के नहीं लिखा रहा हूँ जबरदस्ती। आप एक बेसिक फंडे को, स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, आपको बार बार प्रॉपर्टी नहीं लिखनी पड़ेगी अगर वो सिमिलर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉमन ही किया गया है तो मैं इसका मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ किसी रो या किसी कॉलम में। अब मान लीजिए मुझे इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें वापस करना है कॉलम 3 में, तो मैं अगली बार इसको इस 3 में भेज दूंगा, या फिर मैं चाहता हूं कि मैं इसमें भेज दूं इसको, तो मैं इसमें भी भेज सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि इसका मल्टीप्लाई मैं इस कॉलम 1 में कर दूं तो कॉलम 1 में भी कर सकता हूं। इसका मतलब मैं इसका R1 में कर दूं, R2 में कर दूं, R3 में कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक नई प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि किसी भी नंबर का जो डिटर्मिनेंट के बाहर लिखा है उसे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में प्रोडक्ट करा सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, जैसे कि इसमें। समझ में आया? आपको अगर नहीं हो रहा है क्लियर तो हम इसी सवाल को एक बार कर देखते हैं। डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालते हैं और एक बार इसकी वैल्यू निकालते हैं, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए
चलिए पहले हमने इसको ले लिया है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 8 2 6 12 3। निकालिए इसकी वैल्यू, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 8 छंग 48 माइनस 12 12 30 24 माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर, ये और ये इधर मल्टीप्लाई होगा 6 2 12, ये हो जाएगा 12 12 36 प्लस का 3, इसका इससे हो जाएगा 2 2 4 और 8 3 24। ओके, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा 24 वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 20, ये आ जाएगा प्लस का 24, ये आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 कैरी लगी 4 4 16 4 4 16 की 6 कैरी लगी 1 4 2 8 और 1 9 96 माइनस का 3 2 6 60 हो जाएगा। 60 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बच जाएगा 36 और 24 प्लस 36 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 3 और 3 6 60 इसका आंसर आ रहा है। ओके, अब चलिए इसको एक बार वैल्यू निकाल कर देखते हैं। इसमें से हमने 3 को कॉमन किया है तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3 और टोटल के बाहर आ जाएगा हमारे पास 141 284 322 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जब ये ऐसे बाहर आ रहा है तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको टोटल के बाहर लिख देंगे, फिर उसके बाद फिर एवेल्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 8 2 16 माइनस 4 2 8 माइनस का 4 ब्रैकेट और ये 2 2 4 माइनस का 3 4 12 प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस का 8 3 24 हो जाएगा, ख़त्म। ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर, देखिए ये बचेगा 8 हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा इनटू में माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 20, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 8 को 32 32 और माइनस का हो गया 20, ये हो जाएगा हमारे पास 40 और 40 में से 20 चला जाएगा तो बचेगा 20 यानी कि 3 इंटू 20 यानी कि हो गया हमारे पास 60। देखिए वही आंसर आया कि नहीं आया। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 6? इसका स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। चलिए देखिए इसको क्या कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक रो मतलब एक डिटर्मिनेंट है ऐसे A1 A2 A3 B3 B2 B1 C1 C2 C3। मान लीजिए आप किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, मतलब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो आप करा लीजिए, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड देना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए कि मुझे इस C3 में कोई K का मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, तो मैंने इसमें K का मल्टीप्लाई करा दिया, A1 A2 A3 B3 B2 B1, इसमें K का मल्टीप्लाई, इसमें K का मल्टीप्लाई, इसमें K का मल्टीप्लाई। तो K का अगर मैंने मल्टीप्लाई कराया तो K का मुझे डिवाइड भी देना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या यूज़ है यार इसका, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो कभी कभार ना बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, उन सवाल में ना ये एप्लीकेशन बहुत सूट बैठ जाती है। देखिएगा जैसे अगर आपको पिछली प्रॉपर्टीज याद है ना तो ये ट्रिक बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मैंने आपसे कहा आप इसको एवेल्यूट करके बताइए, तो आप एवेल्यूट कर लेंगे इजीली। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इसमें एक ट्रिक लगाकर हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, इसको एक प्रॉपर्टी कह लेंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 और ये लिखा है 6 12 18। इससे पहले वाली एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, उसमें कॉमन कर सकते थे एलिमेंट, तो हम इसमें एलिमेंट्स को कॉमन कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, 6 को कॉमन करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। और इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ऐसा करते हैं कि इस प्रॉपर्टी में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी यही बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने
जो C1 है हमारा, उस C1 में हम क्या कर रहे हैं 6 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। बाकी हम एप्लीकेशन जब पढ़ाएंगे, इसके सवाल करवाएंगे तो हम ये चीज़ बताएंगे, लेकिन अभी आपको यूज़ बता देते हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी का यूज़ है एक्चुअल में। तो 6 का अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 6 को बैलेंस करने के लिए 6 का डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो मैंने 1/6 का डिवाइड दे दिया यहाँ पर बाहर मैट्रिक्स के, और यहाँ लिख दिया मैंने 6, 12, 18, और तीसरे वाले को हमने बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख दिया, बीच को वैसे ही लिख दिया। बताओ, फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है आप देखिए, उसको आपने नोट किया है कि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में बराबर हो जाती हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने के बराबर आती है, 0 के। तो ये हो जाएगा 1/6 × 0, यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, 0। जब आप इसे सॉल्व भी करेंगे ना तो भी 0 आएगा। बताइए, इतना सॉल्व करने से, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट कराने से हम बच गए कि नहीं बच गए? ये होता है प्रॉपर्टीज का यूज। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 पर आते हैं। इसका भी स्टेटमेंट वैसे ज़्यादा लिखने की आवश्यक नहीं है, आप इसके केवल समझिए कि ये कहते क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है जिसमें इस प्रकार से लेगा है A1 M, A2 + M और A3 + M, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे लिखा हुआ है। अगर कोई भी डिटरमिनेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है जो एडिशन के साथ है उसके, तो हम उसको डिटरमिनेंट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? ये एलिमेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और बीच में लगा देंगे प्लस, और फिर उसके बाद लिखेंगे M M M B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? यानी कि अगर डिटरमिनेंट्स कुछ इस तरह से लिखी हुई है, इस तरह से लिखी है, तो हम उसको तोड़कर इस तरह से लिख सकते हैं। ये एडिशन कहाँ था? ये एडिशन पहली रो में था, इसलिए जो भी डिफरेंस आ रहा है वो पहली कॉलम में आ रहा, सॉरी रो कह रहे हैं, पहली कॉलम में था ये एडिशन, इसलिए जो भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो हमें केवल कॉलम 1 में देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसी को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो अगर सवाल हमें ऐसे से ऐसा बनाना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 2 कॉमन हो रही है कोई भी कॉलम्स और तीसरी डिफरेंस है तो तीसरी को जोड़ के और बाकी को कॉमन करके हम लिख सकते हैं ऐसे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए 8वीं प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगी ये प्रॉपर्टी हमारे लिए। ठीक है, देखिए क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, क्या कहती है इसको समझिएगा। ये कहती है वी कैन ऐड एनी कॉलम और रो, OR लिखा हुआ है, we can add any row or column to any row or column। क्या कहती है? ये कहती है जो वैल्यू है ना डिटरमिनेंट की वो चेंज नहीं होती। कब नहीं चेंज होती? जब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जोड़ दें। नहीं समझ में आया? देखिए समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B3 है, भाई 3 बन जाए यार, C1 है, C2 है, C3 है। मान लीजिए आपको जरूरत समझ में आ रही है कि मुझे B1 B2 और B3 को इसमें जोड़ना है और किसी नंबर का प्रोडक्ट करा के जोड़ना है, तो आप जोड़ सकते हैं ऐसे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए, आप लिख दीजिए यहाँ पर कि ये हो जाएगा A1 + MB1, मान लीजिए मैंने M का प्रोडक्ट करा दिया है, ये हो जाएगा A2 + MB2 और ये हो जाएगा A3 + MB3, ये हो जाएगा B3 C3 C2 B2
B1 C1, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी भी है। इसको जरूर हम एक एप्लीकेशन के द्वारा समझेंगे। जरा अप्लाई करके देखते हैं न्यूमेरिकल्स पर कि क्या ऐसा वाकई में हो रहा है कि जब इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है वो दोनों सिमिलर आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, आपको अगर जरूरत नहीं समझ में आ रही है m का मल्टीप्लाई करने की, आप मत करिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो a1 प्लस B1, a1 a2 प्लस B2, a3 प्लस B3 और B1 B2 B3 लिख सकते हैं, C1 C2 C3 लिख सकते हैं, तो भी कोई चेंजलेस नहीं आएगा। आप एप्लीकेशन के द्वारा भी इसे प्रूफ करके दिखा सकते हो। वैसे मेरे पास एक ट्रिक भी है, बिना एप्लीकेशन के प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। इससे जस्ट पहले वाली हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने ये लिखा था कि अगर ऐसे एडिशन करके लिखा हो तो हम इसे, या आपके एक्स्ट्रा के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप स्किप कर लीजिए, आप आगे एप्लीकेशन पे पढ़िएगा। ये लिखा है a1 a2 a3, ये लिखा है b3 b2 b1 c1 c2 c3 प्लस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे a1 a2, सॉरी एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, b1 b2 b3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। मैंने आपको दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपस में बराबर हो जाती है तो ये जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये जीरो है और जीरो को इसमें ऐड करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्या हम वही रो पर पहुंच गए? देख लो, ऐसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, समझ रहे हैं? बिना न्यूमेरिकली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको मान लीजिए ये लिखा है, ठीक है, और इसको अभी एवेल्यूट करेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इस वाली रो में इस वाले को जोड़ता हूं, ठीक है। और आपका अगर मन है तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करके भी जोड़ देता हूं। मान लीजिए इसमें मैं 2 का प्रोडक्ट करके फिर इसमें जोड़ता हूं, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा हालांकि, चलिए लेकिन फिर भी जोड़ देते हैं। ये बनेगा हमारे लिए कितना, देखिए इसमें हम इसका मल्टीप्लाई, इसमें ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 0 इंटू 2 0, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 3 प्लस 6 2 12, ये हो जाएगा 0 3 1 2 6 2। यानी कि जो डिटर्मिनेंट बनकर आ रही है वो बनकर आ रही है 1 0 3 6 2 1 और 15 6 2। बोलो है ना, ये बनकर आएगी कि नहीं आएगी? इसको भी सॉल्व कर देखते हैं और इसको भी सॉल्व कर देखते हैं और दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, देखते हैं। चलिए करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। आप अपने तरीके से करिए, मैं अपने तरीके से करता हूँ जल्दी जल्दी। इसको लिया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 6 प्लस माइनस 0 को लेंगे, अंदर की वैल्यू सब 0 हो जाएंगी तो 0 ही लिख दो, प्लस का 3 ले लो सीधे सीधे ब्रैकेट के अंदर, ये लोगे 6 दूनी 12 माइनस का 3 दूनी 6, कितना निकलेगा? माइनस का 2 निकलेगा, ये निकलेगा माइनस प्लस का 6 6 3 18, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 16। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस का 16। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं। ये हमारे पास लिखी हुई है, देखिए 1 वाला एलिमेंट लेंगे, ये लेंगे 2 दूनी 4 माइनस का 6 माइनस 0 लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा। इसको लीजिए, इसको और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36। एक सेकंड रुकिएगा, प्लस 1 लगा दें, सॉरी प्लस 3 लगा दें, प्लस 3 लगाया मैंने, ये वाला ले लिया। ये हमारे पास कितना बचेगा? 6 6 36 और माइनस यहाँ बचेगा 30। ओके, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास? माइनस का 2 बचेगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 6 3 18। माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस प्लस का आएगा प्लस का 6 और प्रोडक्ट में प्लस का 3, 6 3 18, ये हो जाएगा प्लस का 16 एंड दैट इज द आंसर। खत्म। बताइए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब जो हमारी प्रॉपर्टीज कह रही है ये वाली, वो बिल्कुल सही है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो ले लें या कोई भी कॉलम ले लें, उसको अगर ऐड कर दें या किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी स्पेसिफाइड नंबर से मल्टीप्लाई करा के किसी स्पेसिफाइड रो या कॉलम में जोड़ देते हैं तो भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। हम लोगों ने लगभग मोस्टली, मैंने आपको 8 बताई हैं, कुछ बुक्स में आपको 8 मिलेंगी, 7 मिलेंगी, किसी में 9 मिलेंगी, अलग अलग तरह से दी गई हैं। लेकिन मैंने आपको मोस्टली 8 प्रॉपर्टीज बता दी हैं जो मेन हैं और जो हमारे सिलेबस में है, जिससे हमारे मोस्टली सवाल जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे।
वो ये 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इनको नोट डाउन करिए अच्छे से, फेयरली बनाइए और इनको समझिए अच्छे से। पहले इनको आप दिमाग में उतारिए कि असल में प्रॉपर्टीज़ कौन सी वाली क्या कह रही है। आप नंबर ऊपर नीचे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप पहली प्रॉपर्टी को 8वीं प्रॉपर्टी लिखिए, 8वीं को आप पहली लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए बाय ब्रेन, आपको दिमाग में बैठी होनी चाहिए ये सारी प्रॉपर्टीज। और फिर जब ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाए सारी, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे। उस नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इनके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि असल में इन प्रॉपर्टीज का हम यूज किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि हम सिंप्लीफाई तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर इतना तामझाम क्यों करने का है ना। तो उसमें हम समझेंगे, उसके द्वारा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये बोर्ड, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये बोर्ड में लॉन्ग में पूछे जाने वाले सवाल हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर में आने वाली डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स हैं। आप मैट्रिक्स की आपको सारी वीडियोस धीरे धीरे मिलती रहेंगी। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।